एमक्यूएम के कारकुन को मारा गया, उठाया गया, उसके जेब में गोली डाली गई, सर पे पिस्तौल रखी गई और कहा गया कलमा पढ़ ले। तहलका खेज कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसा कातिल के जो कत्ल करता है, उसके बाद उसे रिहाई मिलती है और रिहाई मिलने के बाद वो फिर कत्ल करने निकलता है, लेकिन इस बार गोली उसे लग जाती है। किसे? मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर या इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली पर गोलियां चलती रही, लेकिन क्या वाकया हुआ? किसे मजाक सूझ रहा है और इंडिया को मिर्चें किसने लगाई है, आज की खबरों में शामिल रखें। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बड़ी तहलका खबर, लेकिन हर बार की तरह आपसे गुजारिश करता हूं, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कराची का इलाका लांढी, लांढी में इलाका औलांडी नंबर 2। एक साहब जिसका ताल्लुक एमक्यूएम से होता है, तारीख है 19 अप्रैल, यानी कि आज के दिन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं 20 अप्रैल, और जिस दिन ये वाकया रोनुमा होता है वो तारीख है 19 अप्रैल को। वो शख्स लांडी नंबर 2 के इलाके के अंदर मौजूद होता है और वो बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ कि चंद मोटरसाइकिल सवार आते हैं। मोटरसाइकिल सवार आते ही उस शख्स को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारने के बाद उसकी चंबा पेट शुरू होती है और फिर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके जेब में, उसके सर पर पिस्टल रखा जाता है और रखने के बाद उसकी जेब के अंदर एक गोली रखी जाती है और कहा जाता है ये तेरे नाम की गोली है। गैंग्स, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंडियन फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि गैंग्स कैसे काम करते हैं, इसी तरीके का गैंग या इसी तरह की चीज, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सबूत के तौर पर ये एफआईआर कह रही है। इस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि एमक्यूएम का एक अहम जिम्मेदार एक होटल पर बैठा हुआ है और उस पर आकर लोग तशद्दुद करते हैं। उसमें नाम बताया जाता है, 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है, ताशकीन और हामिद, और फिर यह वाकया पूरा बयान किया जाता है। आपको लग रहा होगा कहानी यही है, नहीं, असल कहानी की तरफ आता हूं और असल मामले की तरफ आता हूं। मामला यह है कि दर हकीकत एमक्यूएम में इस वक्त दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, और ये दोनों ग्रुप कौन से ग्रुप हैं? जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी की यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाला ग्रुप, पुराना वाला, और फिर दूसरा एमक्यूएम पाकिस्तान का ही वो ग्रुप जो पीएसपी से आया है। पहली कहानी है, ध्यान में रखिएगा। दोनों के दरमियान जो मामला बयानात की हद तक चल रहा था वो सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है, और खास तौर पर बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसे फेसबुक के ग्रुप जो ये मुहिम चला रहे हैं कि जनाब अगला पार्टी का कन्वीनियर कौन होगा। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो कि मुस्तफा कमाल की सपोर्ट में चला रहे हैं, कुछ खालिद मकबूल सिद्दीकी की सपोर्ट में चला रहे हैं, और दोनों तरफ से जो सोशल मीडिया का तनाव था, जो एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद के अंदर 18 तारीख को देखा गया था, वही दर हकीकत सामने नजर आ रहा है। यानी कहने का मकसद यह है कि दोनों तरफ से तनाव की कैफियत इस वक्त बदस्तूर मौजूद है। दोनों तरफ से तनाव की कैफियत इस वक्त बदस्तूर मौजूद है और मामला संगीनी की तरफ है। और मामला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कि आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं इंट्रा पार्टी, उसमें इस बात का इंतखाब होना कि राब्ता कमेटी के लोग किस किस के आएंगे और क्या क्या मामलात होंगे। इसी हवाले से बाकायदा वर्कर्स का एक फॉर्म जमा करवाया जा रहा है। तनाव की कैफियत इसी फॉर्म के हवाले से पैदा हुई। ये मैं दे रहा हूं आपको वो कहानी जो इस एफआईआर के अंदर दर्ज नहीं है।
कौन साहब है? बासित खान साहब, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है और जिसे सेक्टर मेंबर कहा जा रहा है, टाउन का मेंबर कहा जा रहा है, जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव रखते हैं और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उनके खिलाफ ये बात कही जा रही है कि इनका ताल्लुक मुबैयना तौर पर एमक्यूएम के पीएसपी ग्रुप से है। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुबैयना तौर पर। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ। अब जब ये मामला तनाव की कैफियत आई और जब एक दूसरे के खिलाफ इंट्रा पार्टी फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं, तो मेरे भाई कुछ लोग व्हाट्सएप पर जो व्हाट्सएप पर अपनी या फेसबुक पर अपनी काउंटिंग कर रहे हैं, वो ये बात भूल रहे हैं कि जब वो किसी को वोट डालते हैं तो उसका डेटा एडमिन के पास आ रहा होता है। ऐसी बातों बातों में बात कर रहा हूं, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि उसके बाद क्या हुआ। अब ये मामला फौरन हाई कमांड के सामने रखा गया और दोनों तरफ से हाई कमांड के पास गया। एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने अपनी क़यादत के सामने रखा और दूसरी तरफ से वहां पर जो पीएसपी फैक्टर्स था वहां से रखा गया। मामला हुआ थाने पर और उस वक्त एमक्यूएम की एक एमपीए, खातून एमपीए, इस सारे मामलात के अंदर शामिल होती है और वो अपना पूरा वजन एमक्यूएम पाकिस्तान के जिन लोगों को मारा पीटा गया होता है उस तरफ रखती है। दूसरी तरफ के भी एमपीएस फोन करना शुरू होते हैं और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान की हाई कमांड एक फैसला करती है। जादूगरनी वहां मौजूद होती है। जादूगरनी वो टेलीफोन कॉल जो आ रही होती है उसे सुन रही होती है। उस टेलीफोन कॉल्स में कहा जाता है कि पीछे नहीं हटना है और एफआईआर दर्ज करवाई जाए। एफआईआर दर्ज करवाई जाए अपने ही टाउन इंचार्ज के खिलाफ जिस पर ये इल्जाम होता है। और इसमें से एक शख्स वही है कि जिसने आपको बाबर मार्केट को बंद किया था और बाबर मार्केट को बंद करने के बाद सीलें तोड़ी थी, जिसके बाद उसने माफी नामा अपना दिया था। वो खैर एक अलग बहस है। अब दोनों तरफ से फोन खड़कना शुरू होते हैं। यहाँ ये तय हो जाता है कि एफआईआर काटी जाए, दूसरी तरफ से प्रेशर होता है कि एफआईआर ना कटवाई जाए, लेकिन आखिर में दबाव काम आता है दूसरी तरफ का और एफआईआर काटने के लिए एमक्यूएम की एक एमपीए और फिर उनके साथ तमाम लोग और बासित खान थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही थाने पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस अफसर कहते हैं कि बड़े साहिबान को कॉल आई है कि ये एफआईआर दर्ज ना की जाए। फिर ये होता है कि चले पहले एमएलओ करवा लें। ये लोग एमएलओ करवाने के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर पुलिस उनको बुलाकर कहती है नहीं चले छोड़िए, बगैर एमएलओ के हम एफआईआर कर देते हैं। अब उस एफआईआर के अंदर वो दफा 147, 148, 149, 506 और 337 को शामिल किया जाता है, यानी इक़दाम कत्ल को शामिल किया जाता है। खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। जब मुबैना तौर पर पुलिस पर इस दबाव के लिए टेलीफोन कॉल्स आ रही होती है कि एफआईआर दर्ज ना करवाई जाए, तो दूसरी तरफ पुलिस अफसरान को एक कॉल्स बहुत सारे एमक्यूएम के बड़े रहनुमाओं की तरफ से ये आती है कि ये एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मामला इस एफआईआर दर्ज कराने का चल रहा होता है कि कौन एफआईआर दर्ज कराए और कौन एफआईआर दर्ज ना होने दे। इसी कश्मकश में आखिर में एक जुमला उस पुलिस अफसर को कहा जाता है कि अब आपके पास किसी भी एमक्यूएम के रहनुमा का फोन आए कि जनाबे वाला आप ये एफआईआर दर्ज ना करें, तो आप उनको वाज़े तौर पर बता दीजिए कि मैंने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो। वो शख्स कौन था उसका नाम मैं सिवाय राज में रखता हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो पार्टी की अहम पोजीशन पर था। वो पार्टी की यानी कि एमक्यूएम की अहम पोजीशन पर है और फिर उसी के कहने पर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन फिर ये मामला तय होता है कहीं पर कि जनाब जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई अभी ना हो। कार्रवाई ना होने का यह सबूत होता है कि 20 तारीख को जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले, कि मैं आपको एक कंफर्म इत्तला दे देता हूं कि अब से कुछ देर पहले जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो बाकायदा अपने ग्रुप के कारकुनान के साथ टाउन ऑफिस में मौजूद होते हैं। यह हो गई दोनों तरफ की स्टोरी। उनका कहना यह है, इनका कहना क्या है, असल कहानी क्या हुई है, किन किन के फोन खड़के, ये सब रिपोर्ट्स मेरे पास है। किसने किसको फोन किया, किसने किसका नाम लेकर बदनाम करने की भी कोशिश की कि फला एमपीए ने फोन किया जबकि उनका नहीं था, लेकिन दोनों तरफ से टेलीफोन कॉल्स हुई।
दोनों तरफ से टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला ये जारी रहा और दबाव रहा, यानी कि एमक्यूएम के अंदर का तनाव अब इस हद तक कशीदगी का शिकार हो चुका है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के आमने सामने न सिर्फ अब फेसबुक और यूट्यूब और फिर उसके साथ साथ ट्विटर पर हैंडलर पर हैं, बल्कि अब मामला जमीन के ऊपर भी पहुंच चुका है, यानी कि जमीन पर भी एक दूसरे के साथ तसादुम की कैफियत में मौजूद है। इस खबर को पाकिस्तान के बहुत हाई अप्स ने भी फौरन देखा है और यह मामला भी उसी तरीके से शिद्दत इख्तियार करेगा कि जिस तरीके से सूबाई असेंबली के यहां पर हुआ था। मैंने कल आपको खबर दी थी कि इकबाल महसूद की बेटी का कत्ल हुआ और आज उसके नमाज जनाजा में मुस्तफा कमाल साहब समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की, लेकिन वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान नजर नहीं आई है। ये कशीदा माहौल का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि इस वक्त कामरान टेसूरी साहब की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में, यानी कि आगा खान हॉस्पिटल के अंदर जेरे इलाज है और आज ही एमक्यूएम का एक अहम शख्सियत आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, जिनका ताल्लुक बंस रोड से है और उनकी अयादत के लिए अनीस कायम खानी साहब गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कामरान टेसूरी साहब क्या नहीं गए। तो इस वक्त भी सूरत हाल की जो कशीदगी है उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक ही हॉस्पिटल में एक तरफ जाया जाता है, दूसरी तरफ नहीं जाया जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों तरफ की सूरत हाल क्या है, कौन ठीक है कौन नहीं है। ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला आपका है। ये मेरा फैसला नहीं बल्कि फैसला आपका है। आपको देखना है कि क्या मामला हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही सूरत हाल दूसरी तरफ भी है। कल एक बार फिर आफाक अहमद ने कराची के जिला वस्ती के अंदर फिर एंट्री दी है। उन्होंने वहां पर खिताब भी किया। यहां पर एमक्यूएम एक दूसरे के दस्तो गिरेबा आपस में नजर आती है और दूसरी तरफ उनकी मुखालिफ सियासी जमातों की सरगर्मियां एमक्यूएम के बिल्कुल मरकज के अंदर नजर आती है। आफाक अहमद ने वहां पर बाकायदा उनके कारकुनान बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने वहां पर खिताब भी किया। वाकया है बंधानी कॉलोनी का, वाकया है बंधानी कॉलोनी का, जिसकी तस्वीर और फुटेज मैं आपको दिखा भी सकता हूं। तो आप सोचिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वहीं पर मामला ये चल रहा है कि जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अपनी मजबूती को जहां तेजी के साथ और ज्यादा मजबूत कर रही है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी ग्रिप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चाहे वो डॉक्टर आसिम की सूरत में हो, चाहे किसी और की सूरत में हो, लेकिन ये वाकयात वहां पर हो रहे हैं। खबर से खबर मिलेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये खबर आपको मैं और आगे चलकर दे रहा हूं कि उसके बाद फिर मामला क्या हुए, फिर मामला की कशीदगी कहां तक पहुंची, लेकिन उसके बाद मैं आपको सूरत हाल से मजीद आगाह करने वाला हूं और बड़ी हैरत अंगेज खबर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक शख्स का किस्सा आपको जरूर सुनाता हूं। एक शख्स जिसका नाम है बिलाल। यह शख्स अपने उस्ताद को इसलिए सिर्फ कत्ल कर देता है कि उसका मसलक कुछ और होता है। नफरतों के बीज इस हद तक बोए गए कि वो उसे कत्ल करने की वजह सिर्फ ये बताता है क्योंकि वो नमाज किसी और तरीके से पढ़ता था और लोग उसकी नमाज को देखते थे और बच्चे ये पूछते थे कि क्या है, और उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल थी इस बिलाल की। ये मजहबी इंतहा पसंदी में इस हद तक पहुंच गया था कि ये उसके बाद उसे कत्ल कर देता है अपने ही उस्ताद को, इसलिए क्योंकि उसका मसलक वो नहीं है जिसका वो पैरोकार है। और हमारे यहां का निजाम देखिए, 3 साल के बाद उसको रिहाई मिल जाती है क्योंकि ये बच्चा था और इसने कत्ल कर दिया था, तो इसलिए इसको कर दिया जाए। वाकया 2016 का ये रिहा होता है 2021-22 अभी। आपको पता है फिर क्या होता है? आज 20 तारीख सुबह 10:45 पर यही शख्स एक और मजहबी स्कॉलर को कत्ल करने पहुंच जाता है और बाकायदा उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, यही बिलाल नाम का शख्स। और इस बार इसका हदफ होता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, यानी मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। एक मारूफ मजहबी स्कॉलर है, मारूफ मजहबी स्कॉलर है। मेरे उनसे नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं,
मेरा उनसे कई मामलात में इख्तलाफ हो सकता है और है, मैं उनकी बहुत सारी तशरीहात को तस्लीम नहीं करता, लेकिन मैं ये कैसे तस्लीम कर सकता हूं कि एक शख्स जो कि पहले एक शख्स को इसीलिए कत्ल कर देता है क्योंकि उसका ताल्लुक उसके मसलक से नहीं है, और फिर उसको ये हुकूमत इतनी आजाद छोड़ देती है कि वो फिर किसी और शख्स को कत्ल करने के लिए चला जाता है, तो ये कत्ल का लाइसेंस क्या हुकूमत खुद दे रही है? मेरा ये सवाल नहीं है। अगर कोई गुस्ताखी करता है उसको सजा होनी चाहिए, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। कोई अगर निजाम को नहीं मानता तो उसके खिलाफ पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा कि अगर मैं किसी नजरियात किसी मसलक को नहीं मानता तो मैं उसके शख्स को कत्ल करने की तरफ जाऊं, तो फिर इस मुल्क के अंदर तो ऐसा लगता है कि जंगल का कानून हो जाएगा। मेरा सिर्फ नुक्ता नजर ये है। कहानी उससे आगे बढ़ती है, आगे की तरफ चलते हैं कहानी को, और कहानी अब यहां पर शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक बड़ी खुली तनकीद की है मिफ्ता इस्माइल ने। मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा है कि तरक्की इस वक्त दुनिया का बहरान का शिकार है, दुबई इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, सबकी नजरें पाकिस्तान पर है, और पाकिस्तान पर क्यों ना हो कि अब ट्रंप ने यह तक कह दिया आज के ट्विटर के अपने हैंडल के अंदर कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, बहुत मोहब्बत वाला मुल्क है, वहां जा रहा हूं। और उन्होंने साथ साथ कहा कि मैं उसी मुल्क में जा रहा हूं कि जिसने 7 राफेल तैयारों को गिराया। इंडिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर यह बात तस्लीम की कि पाकिस्तान ने 7 राफेल गिराए। ट्रंप कहता है कि मैं उसी मुल्क जा रहा हूं जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, और उसी मुल्क जा रहा हूं कि जिसने 7 राफेल तैयारों को गिराया। पूरे 1 साल हो गया इस जंग को, और अब भी ट्रंप यही कहता है। और आप सोचिए इंडिया के मुंह पर किस हद तक थप्पड़ मारा है कि जो कह रहा था कि नहीं है। और उसने कहा कि ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जब मैं अपनी एयर गन से यानी छर्रे वाली गन से वो चिपकलियों को मारता था और मेरा निशाना बिल्कुल ठीक लगता था, पाकिस्तान ने भी इंडिया के राफेल को ऐसे ही मारा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ट्रंप कह रहा है। इंडिया को आग इस हद तक लगी है कि एक तरफ ट्रंप उसका मुखालिफ इंडिया इजराइल के साथ इस हद तक जाकर बैठा कि आज जब उसके जहाजों पर फायरिंग हुई है तो उसने ईरान के सफीर को बुलाकर कहा। आप सोचिए ये इंडिया ने, तो सोचिए क्या फिर इंडिया की खारजा पॉलिसी कहां पर आकर रुकी। वो जिसके पास जाकर गोद में बैठा उसने उसको रद्द कर दिया, और फिर अमेरिका ने उसे मुंह नहीं लगाया। ईरान, और फिर जहां मामला शुरू हुआ चाहबार का, और वहां पर चाहबार के बाद फिर बंदर अब्बास का, वहां पर वो पोर्ट पर जाना चाहता था इंडिया, लेकिन वो इजराइल की मोहब्बत में वहां से पीछे हटा। और अब नौबत यह आ गई है कि ईरान से उसके ताल्लुकात खराब, अमेरिका से उसके ताल्लुकात खराब, और मोदी की खारजा पॉलिसी हो गई डब्बे में पैक, जिसे वो कामयाबी की अलामत कहता था। लेकिन बात हमारी वहीं पर आकर रुक गई, और वो बात मामला क्या था? मामला यह था कि अगर मिफ्ता इस्माइल ये फरमा रहे हैं कि जनाब वाला अगर दुबई बंद, ईरान की बंद, आबना हुर्मज बंद, सारी ट्रांजिट कराची से, सब तरक्की कराची की तरफ लेकर आओ, तो कहते हैं ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन तो है मगर ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ नहीं चल सकते, नहीं चल सकते और नहीं चल सकते। तो सोचिए कि अगर तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है अब हमने पैसा लगाना शुरू किया है, अब हम कराची को जन्नत बनाएंगे। 18 साल दौरे हुकूमत के अंदर जो चीज नहीं हो सकी वो क्या आइंदा दिनों के अंदर हो सकती है। वो कहा जाता है ना मुहावरा कि अगर जिसे करना होता है वो पहली नजर में हो जाता है, अगर नहीं होना तो फिर वो कभी नहीं होता है। और अब नासिर हुसैन शाह दीगर वज़रा आकर कहते हैं कि ये हो रहा है, और एक वजीर तो इस वक्त अपने आप को हैदराबाद के अंदर, 2 वज़रा आपस में हैदराबाद के अंदर ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं कि मत पूछिए। बात हाफ फ्राई और फुल फ्राई तक आ गई है। हाफ फ्राई और फुल फ्राई समझते हैं आप मुझसे ज्यादा समझते, वहां तक नौबत पहुंच गई है हैदराबाद के अंदर। बाकी खबरें बहुत है लेकिन वक्त कम है, ज्यादा